कैसा गया टेस्ट? ये वाला टेस्ट तो बहुत इजी था, है ना? दिस संडे वाला टेस्ट। गुड इवनिंग धनंजय। धनंजय तो कोई और पेपर दे के बैठा है। है ना? कोई और ट्राई कर लिया था ना तुमने? कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब्दुल्ला, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? मैम ठीक था पहले से। वेरी गुड। आईटी चैप्टर की वो है ना, ये तो शायद उसी मूवी का ही आइकन है। हाँ, आईटी फैंस आर हेयर। इसका नया चैप्टर भी आ रहा है क्या आईटी मूवी का? मैम दो अभी तो कुछ भी नहीं देख रहे। दो ही तो आया है, तीसरा आने वाला है बट पता नहीं कब आएगा। प्रिंस भी आईटी फैन। हर्षित ने आज तो असाइनमेंट करके भेज दिया। मैम पुरानी वाली बेची है, मतलब पिछले वाली। अमनदीप भी कैसा सवाल पूछ रही हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा भी चैप्टर्स होते हैं मतलब? नहीं, एक ही चैप्टर है बस। नहीं मैम, ये वाले चैप्टर का पहली बार नाम सुना। पेनिन्सुला। किसका? मैम जो अभी आप बता रहे हो। कौन सा चैप्टर? वो चैप्टर तो हम मूवी का नेम डिस्कस कर रहे थे। आईटी चैप्टर तो उसका अब्दुल्ला की वो लगी हुई है ना, डीपी, उसे देख के याद आया। मूवी का वो है ना ये, क्रिएटर, क्या बोलते हैं, क्रिएचर। फिजिक्स से थोड़ा सा बाहर घूम लिया करो। अभी नहीं, पेपर के बाद घूम लिया। गुड इवनिंग अंजलि। ठीक है। कुछ बच्चे नहीं आए, उन्हें बुलाना पड़ेगा, एक सेकंड। संध्या। अंजलि आ गई? सेकंड अंजलि, एक अंजलि है, दूसरी अंजलि। यस मैम। संध्या, क्लास तो ज्वाइन करो भाई। मैम आज लिंक तो ज्वाइन नहीं हो रहा। तो पेपर डिस्कशन तो सभी के अटेंड करने हैं, चाहे किसी का भी हो। ठीक है मैम। कैंप। दूसरी वाली अंजलि आ गई? कहाँ है दूसरी अंजलि? एक ही अंजलि दिख रही है मुझे तो। एक ही है ना, अंजलि देवी तो है बस। दूसरी अंजलि घूमने जा रही है। मैम आपके पास पीडीएफ वगैरह होगा क्या मास्टरमाइंड का? मास्टरमाइंड का?
यस मैम। कौन सा मास्टरमाइंड? मैम उत्तराखंड बोर्ड का। हाँ, उत्तराखंड बोर्ड का उत्तराखंड बोर्ड का क्या चाहिए आपको? मास्टरमाइंड फिजिक्स का। मतलब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या होता है उसमें? बोर्ड के लिए मैम होता है फोटो इसको? भेजे। हाँ, ओके मैम। किरणा, सौम्या, ये वही है क्या? अंजलि है क्या ये किरणा के नाम से? गुड इवनिंग मैम। मैम श्रुति। अच्छा, श्रुति, ठीक है। अच्छा, ये उत्तराखंड का चैप्टर वो है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक? यस मैम। नहीं बेटा, ये तो नहीं है। क्या करना है इसका? मैम वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए था, पीछे जो लास्ट में होता है इसमें। तो तुम लास्ट ईयर के पीवाईक्यू, लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज होंगे वो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। मैम ये भाई, लास्ट का मैम ने कहा था सॉल्व करने के लिए, बट मिल ही नहीं रहा। संध्या, ये क्या मतलब हुआ? कहाँ गई ये संध्या? कि अगर केमिस्ट्री की तो ज्वाइन नहीं करेंगे? क्यों नहीं करोगे भाई? केमिस्ट्री में ज्यादा इंटेलिजेंट हो तुम लोग, हाँ? कहाँ है ये संध्या? ये क्या बात हुई संध्या, केमिस्ट्री का क्यों नहीं ज्वाइन करोगी पेपर डिस्कशन? हेलो, अपने आप को अनम्यूट करो संध्या फिलहाल के लिए। संध्या, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, संध्या वर्मा। तुम लोग ऐसे भी करते हो क्या? किसी एक सब्जेक्ट का पेपर डिस्कशन ले लेते हो और बाकियों का नहीं लेते? हाँ भाई, पेपर डिस्कशन तो तुम्हें हर किसी सब्जेक्ट के ज्वाइन करने हैं। संध्या, क्या कर रही हो, बोलो। क्लास लेके छोले भटूरे खाने चली गई है ना? क्लास में तो बस एंटर कर लो, मैडम ध्यान थोड़ी देंगी। भाई, क्लास में क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रही हो संध्या? मैम मैं अभी वॉशरूम में गई थी मैम। हाँ जी। अंजलि, तुम्हें पता नहीं था कि आज फिजिक्स की क्लास है इवनिंग में? मैम पता था। फिर मैम वो पेपर की तैयारी कर रही थी। कल पेपर है क्या आप लोगों का? यस मैम। यस मैम। हिमाचल वालों की छुट्टी कब पड़ेंगी? जैसे पलक ने मुझे बताया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक छुट्टियां हैं। 1 to 8 मैम।
1 2 मैम अभी पता नहीं है कुछ। हाँ मैम सब छुट्टियों के बाद एग्जाम भी है। जनवरी में जहां तक है तुम सबकी छुट्टियां है ना जनवरी में। मैम 10 मुझे लगा कि अभी दिसंबर में ही है छुट्टियां मैम। तो मैं हिमाचल वालों की बोल रही हूँ। हिमाचल वालों की जनवरी में है ना, तो बैठ के भाई पढ़ लेना। अगर एक भी दिन वेस्ट करोगे ना तो बता दिए तुम्हें, किसी को एक दिन वेस्ट नहीं करना है, अपनी रिवीजन करनी है। और रिवीजन क्या करनी है, जो चैप्टर तुम्हें यहाँ कराए जा रहे हैं बस वही चैप्टर रिवाइज करने हैं मल्टीपल टाइम्स। क्लास की पीडीएफ में उनके क्वेश्चन लगाओ। ठीक है चलो पेपर डिस्कस करते हैं। पार्विक 10 मिनट और लेट आ जाता, क्लास ही खत्म हो जाती। इतने बड़े बच्चे हो गए हो तुम लोग, अभी भी तुम्हें टाइम का कुछ नहीं पता। कैसे चलेगा बताओ। कल कॉलेज में जाओगे, कल को पता है ना प्रोफेसर जो होते हैं 1 मिनट भी क्लास में अगर लेट होते तो एंट्री नहीं देते कॉलेज में। अगर 1 मिनट भी तुम लेट होगे क्लास में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, फिर अपना एब्सेंट मार्क करवा के बैठ जाना। अभी तो तुम्हारी प्रेजेंट एब्सेंट कोई देख ही नहीं रहा है। चलो पहले पहुंच जाओ वहां तक तुम लोग, जैसे तुम्हारे आसार हैं। बहुत पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो यही पेपर था जो कल आया था। यस मैम। तो पेपर बहुत आसान है भाई, पेपर में कुछ नहीं है, बहुत इजी पेपर था। देख क्वेश्चन नंबर 1 डुएबल था भाई। सेंटर पे बोला है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो देखो तुम्हारे पास एक तो ये वायर है, सेकंड सेमी सर्कल, और थर्ड ये वाली वायर हो गई। तो जो वायर है फर्स्ट और थर्ड, पहली और थर्ड वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेम लाइन पे आ रहा है। 0 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बनेगा, सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4r। रेडियस कितनी दी हुई है देखो, पाई बाय 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। करंट की वैल्यू 3 दी हुई है, 30 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना आया। अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू भी दे दी इसने कितनी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया, कितना आया 30 इंटू 10⁻⁻7। इसको 30 हाँ -6, और -6 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू माइक्रो टेस्ला। तो कितना आ गया 3 टेस्ला, है ना, माइक्रो टेस्ला आंसर है। सेकंड देखो, मुझे नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन तो ऑप्टिक्स पे कोई बन भी सकता है, 10th क्लास का बच्चा सॉल्व कर लेगा इसमें तो, है ना। मैम हाँ मैम उस फॉर्मूले में म्यू नॉट आई थीटा नहीं आता। हाँ, तो थीटा रखने के बाद ये आया ना, अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर मेरे पास थीटा सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के लिए पाई हो जाएगा ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओके ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। हाँ फॉर्मूला यही होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि हमारे पास देखो एक स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्ट रख दिया। ये कौन सा मिरर होगा, इनसाइड वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कौन सा मिरर बनेगा भाई, कनकेव। कनकेव। यस मैम। कनकेव मिरर है, ये तो बेसिक 10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। कनकेव मिरर है। अब इसका तुम बताओ सेंटर कहाँ दिख रहा है, सेंटर मैम 8 पे। 8 पे दिखाई दे रहा है, यही कहीं सेंटर दिखाई दे रहा है। ये कौन भाई साहब आना चाहते हैं क्लास में इतनी लेट, शिवा। देखो इस टाइमिंग पे बच्चे ज्यादा होते हैं, 40 के आसपास बच्चे हो गए इस टाइमिंग पे, 9 बजते बजते सब सो जाते हो, हैं। सॉरी कनकेव मिरर, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 8 पे है। तो कनकेव मिरर में हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, यानी मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1 होती है।
और जैसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ऑब्जेक्ट को लेके जाया जाता है इमेज का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी जो फिलहाल ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखा हुआ है। तो इसका मतलब अभी जो मैग्निफिकेशन है वो क्या रहने वाला है, लेस देन 1 रहने वाला है ना मैग्निफिकेशन। और कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड में से कौन सा वाला होगा, अनमैग्निफाइड, कि अभी जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड बनेगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनने लगती है सेम साइज की, और इसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता जाएगा टुवार्ड्स द पोल इमेज का साइज क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। याद है ना ये तो, है ना? यस मैम। हाँ मैम हाँ, नहीं हुआ मैम, मैग्नीफाई का मतलब यहाँ पे जो मतलब है मैम ये वाली समझा दीजिए। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज का साइज एज कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट कितना है ना। अगर मैग्निफिकेशन 1 हो जाती है बेटा, मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब है कि सेम साइज है किसका, इमेज का एज ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये तो हो गया अगर मैग्निफिकेशन 1 है। अगर मैग्निफिकेशन बेटा लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होता है, इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड बोल लो या अनमैग्निफाइड बोल लो, है ना, कि अभी भी मैग्निफाइड इमेज नहीं हुई है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बहुत बड़ा होना। अगर मैग्निफिकेशन होगी तो तुम्हारी m की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ग्रेटर देन 1। तो ये होता है मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफाइड इमेज। मैग्निफाइड इमेज का मतलब क्या है, इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज में बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। ठीक है, ये होता है मैम मैग्निफिकेशन का मतलब। हाँ मैम यहाँ पे अनमैग्निफाइड का मतलब ये इंटरप्रेट हो गया था कि मतलब डिमिनिश, साइज जो है वो चेंज नहीं होगा अनमैग्निफाइड में, ना डिमिनिश ना ही नहीं ना ही क्या कहते अनमैग्निफाइड का मतलब ये है ना कि मैग्निफाइड नहीं हुआ, उसका उल्टा क्या हुआ, अनमैग्निफाइड। यहाँ अनमैग्निफाइड का मतलब वैसे ये है तो देखो गलत, यहाँ डिमिनिश्ड वर्ड सही रहता है ना। बट अगर मेरे यस पास मैम, ऑप्शन इसमें नहीं है थोड़ा तो कंफ्यूजन बेसिक दिमाग लगाएंगे तो बेसिक क्या समझ में आएगा, ए है नहीं भाई मैम, आंसर मैग्निफाइड। सही लगाया था बट क्या लगाए थे, मैम आंसर तो सही लगाया था बट मैं वर्डिंग की कह रहा था। हाँ वर्डिंग गलत है, अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं करेंगे डिस्कस, फिफ्थ भी नहीं करते हैं, फिफ्थ तो कर लेते हैं, फिफ्थ तो आसान। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या होगा, देखो क्या होगा, हमारे पास कोई पार्टिकल इनिशियली कहाँ है, टाइम 0 की बात कर रहे हैं, पार्टिकल के पास हाइट भी है और उसके पास पोजीशन x और y में भी है कितनी। तो यानी मैं अगर पोजीशन वेक्टर लिखूं, है ना, तो क्या लिखोगे आप, एक्स वाई जेड में 3t x बेटा, i कैप 5t3 किस में लिखोगे, j कैप में, प्लस 7k कैप, यही पोजीशन वेक्टर होगा ना हमारा। अब इसमें कह रहा है कि अगर मुझे एक्सीलरेशन बताओ पार्टिकल की अगर समय 1 सेकंड है, तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया, वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई बताओ, वेलोसिटी में ये 3 हो जाएगा प्लस 15t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा, कितना बन रहा है 30t। समय कितना दिया है उसने 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना आया एक्सीलरेशन, 30 आया, और किस डायरेक्शन में आया है पता चल रहा है हमें, जे कैप यानी वाई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे आसान तो क्वेश्चन बताओ आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6, इससे इजी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही नहीं ग्रेविटेशन में। क्या कहा है हमारे पास कि ये हमारे पास एक रिंग है और मेरे पास ये क्या है, एक स्फीयर है। अगर ये रिंग ना इस तरीके से है, मेरी बात समझ रहे हो, ये रिंग इस तरीके से है, ये रिंग है ऐसे, कैसे बताऊं, देखो ये रिंग है और इस रिंग के जस्ट सामने क्या रखा हुआ है, एक स्फेरिकल बॉल रखी हुई है। ठीक है, इस स्फेरिकल बॉल की रेडियस भी r है, इसका मास कैपिटल M है, ध्यान से सुनना, रिंग की रेडियस भी r है, रिंग का मास जो है स्मॉल m तुम्हें दे दिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस √8r गिवन है, सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, रुको फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग एंड द स्फीयर। रिंग और स्फीयर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है वो बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये होगा कि
एज कंपेरेटिव टू देयर रेडियस, इनका साइज स्मॉल ही होगा, है ना। अब देखो क्या होगा, हमारे पास ये पता है कि रिंग के एक्सिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कितना आता है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, के एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही फॉर्मूला है। सॉरी, के को हम यहाँ क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे ना, जी इसका मास स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये अभी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैंने तुम्हें जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया था तो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जब पढ़ाया था तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर आया था भाई, फोर्स अपॉन मास। और अगर मैं मास को ही ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई, फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही मेरा फोर्स बन जाता है। तो अब ये किस किस के बीच में बात कर रही है, एक तो मास ऑफ स्फेयर, एक मास ऑफ रिंग। तो रिंग का मास तो स्मॉल एम हो गया, स्फेयर का मास कैपिटल एम है, तो इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल एम से मल्टीप्लाई या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर कितना, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स कितना है भाई, देखो एक्स क्या है, एक्स वो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस होती है ना एक्स फ्रॉम सेंटर टू, जैसे मेरे पास ये रिंग है, अगर मेरे पास ये रिंग है और मुझे इस पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो इस रिंग के सेंटर से लेके ग्रेविटेशनल पॉइंट, इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, यही एक्स माना जाता है ना, सेंटर से लेके जिस पॉइंट पर फील्ड। अब मान लो मैंने इस पॉइंट पर बेटा एक मास रख दिया कैपिटल एम, तो इस दोनों मासेस में फोर्स लग जाएगा, आप बस उसको मास से मल्टीप्लाई कर देना, कैपिटल एम, खत्म। क्या फॉर्मूला क्या आया, फोर्स, फोर्स का आ गया आप मेरे पास जी स्मॉल एम कैपिटल एम, एक्स कितनी दूरी है देखो √8r, तो यहाँ पर आप √8r लिख दोगे, अपॉन कितना आया बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8r स्क्वायर हो जाएगी प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, कितना बनेगा ये, सॉल्व करो एक बार, जी एम एम कैपिटल एम √8r अपॉन ये हो जाएगा 9r स्क्वायर, तो 9r स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3r का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 3 हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 3 जा 27, है ना, यस और नो, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो 27r³ और ऊपर भी एक r है, तो एक r से एक r कट जाएगा, √8 अपॉन 27 gm/r², ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस फील्ड निकालनी थी तुम्हें इस रिंग की, उसके एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम भी समझ में आ रहा है तुम्हें किस तरीके से, मतलब इस तरीके से कोई रिंग होगी, इस रिंग के यहाँ पर, इस रिंग के एक्सियल पॉइंट पर एक स्फेयर की बॉल रखी होगी, है ना, जैसे ये तुम्हारा रिंग है और इस रिंग के यहाँ पर एक स्फेयर की छोटी सी बॉल रखी होगी, खत्म बात, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से है ये क्वेश्चन। 7th बोलो, 7th अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिस बच्चे को फॉर्मूला आता होगा इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी चेंज इन लेंथ कितना है, राइट। ये फॉर्मूला हो गया मेरा स्ट्रेस का, गामा का, सॉरी यंग मॉड्यूलस का ये फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हें क्या दिया है देखो, एक वायर ए दे दी और एक वायर बी दे दी, दोनों में तुम्हें मॉड्यूलस ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी पूछा है, दोनों की तुम्हें लेंथ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, स्ट्रेच यूनिफॉर्मली बाय द सेम अमाउंट एज अनदर, क्या लिखा है एक सेकेंड, सेम लोड, देखो सेम लोड है यानी सेम फोर्स अप्लाई किया है, और लिखा क्या है, स्ट्रेच यूनिफॉर्मली बाय द सेम अमाउंट, तो मतलब जो इसमें डेल्टा एल का जो चेंज आएगा वो भी सेम अमाउंट का आ रहा है एज अनदर वायर ऑफ बी, जिसका लेंथ ये है, क्रॉस सेक्शन ये है, तो रेशो बता दो कितना आएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन। हेलो संध्या, हो जाएगा ये क्वेश्चन, सेवंथ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बी आ रहा मैम इसका। 1:1 आ जाएगा क्या, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम।
ठीक है, तो गामा निकाल लेना यहाँ से। अटेम्प्ट किया था ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो सेम लोड है, फोर्स से फोर्स कट जाएगा, ठीक है। सेम वायर, सेम स्ट्रेचिंग हो रही है, तो चेंज भी सेम ही आया है, ठीक है। तो बस तुम्हें यहाँ पे लेंथ और एरिया इसकी वैल्यू रखनी थी। डेल्टा एल भी सेम है कि नहीं है, बताओ? क्या डेल्टा एल सेम है दोनों केसेस में? यस। हाँ, डेल्टा एल भाई चेंज सेम ही तो है, उसने डेल्टा बोला है एल ना। सेम है बट एल तो डिफरेंट है ना। हाँ, एल तो डिफरेंट है, दिया है ना 5 और 6 मीटर की। डेल्टा एल तो सेम है ना। क्या बोला है? स्ट्रेच यूनिफॉर्मली बाय द सेम अमाउंट। तो सेम अमाउंट मतलब दोनों में डेल्टा एल क्या है बेटा? दोनों का डेल्टा एल सेम है, ठीक है। तो डेल्टा एल सेम है तो बस क्या करना, गामा ए अपॉन गामा बी इक्वल्स टू एफ एल एफ ए एल ए अपॉन एरिया ऑफ ए डेल एल ए डिवाइडेड बाय बी से करोगे तो यहां पर किसका बनेगा? एफ ए एफ बी एल बी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डेल एल बी, यही बनेगा। तो एफ से एफ कट गया, एल से एल कट गया, तो देखो क्या आया, गामा ए अपॉन गामा बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बी अपॉन लेंथ ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ए। ए की लेंथ कितनी दी हुई है भाई? 5। बी का एरिया कितना दिया हुआ है? 2.5 अपॉन बी की लेंथ 6, एरिया कितना दिया हुआ है? 3। देखना मल्टीप्लाई करके सेम आया है क्या? 25 पंजे 12.5, अलग अलग आ रहा है तो कैलकुलेट करो इसमें। 12.5 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 12.5, ये 6 18 एक। ओके, ये बी का एरिया है ना, मैंने यहाँ पे ए का ही एरिया लिखा। ऊपर नीचे होगा। हाँ हाँ, मैंने एरिया ए का लिखा। लेंथ 5 आएगी, एरिया बी का है विच इज 3, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ दूसरे, एरिया दूसरे का आएगा 2.5। अब देखना जरा, सही अब है सही मैम। है ना? अब सही आया यस है, मैम। 1:1। तो यहाँ पर दो चीजें देखनी थी, सेम लोड यानी फोर्स सेम होगा, सेम अमाउंट में स्ट्रेचिंग आई है तो मतलब दोनों का डेल्टा एल सेम होगा, बस इतना देखना था, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां सवाल क्या कह रहा है देखो। 8वां क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी पे है। तो बाइंडिंग एनर्जी में कह रहा है कि हमारे पास ऑप्शन में 4 प्रोसेस दी हुई है, ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है। बेटा अगर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है तो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब क्यू वैल्यू कैसी होगी? माइनस क्यू वैल्यू होगी, नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सवाल में। देखो अब यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा है कि जो ग्राफ दिया हुआ है वहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में मास नंबर दिया हुआ है, हमें मास नंबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकती हूँ किसी भी न्यूक्लियस की। मेरे पास एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये 4 न्यूक्लियस दिए हुए हैं, इन 4 न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब Q वैल्यू निकालने का तरीका, इसका मतलब मुझे Q वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर Q वैल्यू नहीं आती है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। Q वैल्यू निकालने का तरीका क्या था? एक तो था डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर करके, डेल्टा M इंटू 931.5 जो करते थे अपन, ठीक है, यस मैम। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें डेल्टा M जब लिखवाती थी मैं, डेल्टा M मैंने क्या लिखवाया था बेटा? मास ऑफ, दो चीजें होती थी कि ये मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट से यहां प्रोडक्ट बनेगा, है ना। मास में मैंने बोला था कि मास में हमेशा क्या घटाना है? रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मास, सॉरी, यस मैम। ये मास में मैंने क्या बोला था? मैम LHS माइनस RHS। एक सेकंड रुको, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते थे उसमें से हम न्यूक्लियस घटा देते, हाँ ठीक है।
रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाना है, यही सिखाया था कि रिएक्टेंट में से बेटा प्रोडक्ट घटाएंगे, है ना, और मल्टीप्लाई 931.5 करेंगे। अगर ये वैल्यू प्लस आ जाती है तो मतलब प्लस क्यू है, माइनस आ जाती है मतलब माइनस क्यू वैल्यू है। फिर दूसरा मैंने एनर्जी के टर्म्स में सिखाया था। एनर्जी के टर्म्स में मैंने बोला था कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करेंगे मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी है डायरेक्ट। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी गिवन हो तो याद रखना प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाना पड़ेगा, मास के टर्म में से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाएंगे। ये चीजें स्टार मार्क कर लेना, मैंने तुम्हें सिखाई थी ये। आ जाओ, अब एक ही क्यू वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालोगे क्यू वैल्यू बताओ? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड का माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई, है ना बेटा। तो जेड वाला कहाँ है हमारा, जेड किधर है, जेड ये रहा। तो जेड की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई, 30 × 5 कितना आया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, तो 30 न्यूक्लियन की कैसे करोगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना बेटा। यस मैम। देखो जेड न्यूक्लियस है ना पूरा, उस न्यूक्लियस में 30 हमारे पास मास नंबर उसका 30 है, एक नंबर की जो एनर्जी है वो 5 है, तो पूरे न्यूक्लियस की कितनी बनेगी, 30 मल्टीप्लाई बाय 5। मास नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो Z के पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो 30 है और एक न्यूक्लियन की एनर्जी 5 है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाई बाय 5। बात समझ में आ गई? यस मैम। अब Z के 2 हैं तो क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई Z, तो एक बन रहा है 5 × 15 150, ये रहा। Y का बताओ कितनी होगी बाइंडिंग एनर्जी, 60 मल्टीप्लाई बाय 8.5। तो ये प्लस का आया कि माइनस का, एक बार खुद देखो। ए 60 मल्टीप्लाई 8.5 प्लस का माइनस का, 16 मल्टीप्लाई 8.5 510। पॉजिटिव। हाँ नहीं एक सेकेंड मैम नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। हमने Z घटाया ना, 2 Negative. मल्टीप्लाई 130 और ये 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 8.5 510। ये 510 आ रहा, वो 300 आ रहा, नेगेटिव आ रही है ना ये तो। यस मैम। फर्स्ट वाली, अरे हाँ, तो इसमें मुझे क्या करना था, प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट घटाया है ना मैंने, 2 मल्टीप्लाई Z का 130 बना, एक मिनट। हम मास में यही तो करते थे, अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैम नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा। आंसर तो इसमें थर्ड दे रखा है ना, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना ये, तो नेगेटिव की वैल्यू मतलब आंसर ये हो जाएगा ना। एक मिनट रुको, एक सेकेंड। तो मैं एक बार थर्ड पे चेक कर लेते हैं ना। रुको एक बार, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये मिलकर के हमारा बनाता था एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब हम करते थे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस करते थे, और ये वैल्यू आती थी +3, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती थी। वेट करो एक बार, तो यही तो मेरा LHS है और ये अपना RHS है ना। और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन करेंगे LHS, तो मेरा LHS क्या बना, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटा, ठीक है। क्यू वैल्यू के लिए प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाएंगे, यही मैंने किया है 2Z। तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है ना बेटा,
मैम बात सी भी नेगेटिव ही आ रही है। अभी मैंने फर्स्ट किया है ना, सी थोड़ी निकाला है मैंने तो ए निकाला है ना, ए भी नेगेटिव आ रहा है। मैम दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। हम्म? मैम ए और सी दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मास के टर्म्स में तो हम यही करते थे, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ एनर्जी क्यू वैल्यू यही होती है भाई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। फिर इन्होंने ये तो गलत दे रखा है मतलब आंसर। हाँ, ये नेगेटिव आ गई ना, नेगेटिव आ गई मतलब आंसर तो ए हो गया। सी करना एक बार। मैम सी भी नेगेटिव ही आ रही है। हम्म? मैम सी भी नेगेटिव आ रही है। ये प्रोडक्ट बना है ना, तो प्रोडक्ट में सी नेगेटिव आ रही है ना, देखते हैं, चलो सी करके देखते हैं एक बार। सी में 2y बना, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई y कितना हुआ मेरे पास, 60 मल्टीप्लाई 8.5 510 माइनस w कितना है, 120 मल्टीप्लाई 7.5, 120 मल्टीप्लाई 7.5 कितना आया, 900, है ना। तो 510 में से 510 मल्टीप्लाई 2, तो ये नेगेटिव थोड़ी पॉजिटिव आया, है मैम। तो पॉजिटिव आ रही है ना। फिर ऐसे तो सारी पॉजिटिव आएंगी, एक ही नेगेटिव एक यही पॉजिटिव आएगी, मतलब उसके अलावा तो फिर सारी नेगेटिव आएंगी अगर इनके हिसाब से कुछ आंसर देखे तो। मैम डब्ल्यू हमारी 120 इंटू 7.5 है। W, हाँ 120 इंटू मैम 7. हम मैम वाई जो 2y है हम उसे 120 इंटू में 8.5 भी तो लिख सकते हैं। 2y का मतलब है कि दो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस y के मिलके W के जो दो न्यूक्लियस हैं वो 2y में बटेंगे। तो मैम 60 इंटू में 8.5 इंटू में 2 नहीं लिख सकते? नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन ही, मुझे तो ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है बेटा। क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं ना, इन्होंने रिएक्टेंट आंसर में मैं देख रही हूँ, तो इन्होंने आंसर में क्या किया हुआ है, फर्स्ट में देखो y माइनस जेड किया हुआ है, ये तो करते ही नहीं है, ये तो गलत फॉर्मूला ही गलत लगा रखा है इन्होंने, है ना। आंसर में जो किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या दे रखा है, 8 का आंसर सी दे रखा है। छोड़ो इस क्वेश्चन को अभी, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, ठीक है, गलत है ये क्वेश्चन। मैम अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो यही करके देखना होता है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके जो नेगेटिव आया वो आंसर। हाँ, प्रोडक्ट करके रिएक्टेंट ही फॉर्मूला बेसिक ही यही है, क्यू वैल्यू निकालने का तरीका ही ये है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाना होता है। इन्होंने नेट पे इसका आंसर मौजूद है कि देख लेंगे, चलो बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इसको डिस्कस करके एक बार देखती हूँ फिर क्या आता है इसका। छोड़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया होगा बेटा, लास्ट वाले टेस्ट में सिखाया था 10th क्वेश्चन। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पर देखो 3 ऑब्जेक्ट हैं, अभी कह रहा है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि मास एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है ना। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास निकलेगा एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई के लिए भी, करेक्ट। तो एक्स पहले एक्स के लिए निकालोगे, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास ये जो 1 kg वाला मास है इसको मैं ओरिजिन पे मान लेती हूँ। अगर ये वाला मास ओरिजिन पे है तो लिखो 1 kg वाला ओरिजिन पे है, तो इसका खुद का कोऑर्डिनेट 0 प्लस
1.5 kg वाला मास एक्स कोऑर्डिनेट पे है, बिल्कुल कितना 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 2.5 kg वाला मास बेटा वाई एक्सिस पे है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है क्योंकि भाई ओरिजिन के ऊपर ही तो है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 अपॉन टोटल मास कितना है 2.15 प्लस 1 प्लस 1.5, तो ये एक्स सीओएम हो जाएगा। सिमिलरली वाई सीओएम निकाल लोगे तो वाई पे देखो 1 वाला और 1.5 वाला ये तो एक्स एक्सिस पे है, तो वाई के लिए 1 वाले मास का वाई कोऑर्डिनेट 0, सिमिलरली 1.5 का वाई कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि वाई में नहीं है ना, 2.5 वाला वाई एक्सिस में कितने सेंटीमीटर पे 4 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज योर 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे, उसके हिसाब से 1 kg मास को रेफरेंस मान के अपना ऑप्शन टिक कर लेना। ठीक है, मैम इजी डी क्वेश्चन। ऑप्शन में मैम 1.5 अबव आएगा और 1.2 राइट नहीं आएगा। क्या आ रहा है एक बार बताना, मैम मतलब सॉल्व ये करके। जो डिजिट्स दी हुई हैं ये इन्वर्टेड दी हुई हैं, 1.2 सेंटीमीटर राइट एंड 1.5 सेंटीमीटर अबव आना चाहिए। एक्स सेंटर, एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो 0.9 कुछ दे रखा है, ठीक है, वाई का दे रखा है 2 सेंटीमीटर। एक्स अगर 0.9 सेंटीमीटर आया है तो यानी 0.9 सेंटीमीटर यहां से रेफरेंस लिया है ना, तो ये 0.9 सेंटीमीटर हुआ, तो ये क्या कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर डी, नहीं ऑप्शन ही नहीं है ना, ये है 0.9 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर अबव 1 kg मास, सी ऑप्शन है ना, डी थोड़ी होगा, ऑप्शन शुड मैंने बी आपने सी। डी पे टिक करा था ना इसलिए। अबे मैं नहीं, ऑप्शन सी है। ठीक मैम है, वाई सी ओ एम में 1.5 0 इंटू क्यों हुआ? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट नहीं है ना, अब देखो इस तरीके से है ना तुम्हारा, मान लो मैंने ये तुम्हारा वो बना दिया, ये एक्स एक्सिस है और बेटा ये वाई एक्सिस है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 किलो का मास रख दिया और यहाँ पर मैंने 1.5 kg का मास रख दिया, ये 1 kg वाला ओरिजिन पे है और इससे 3 सेंटीमीटर आगे जाके 1.5 kg है। मैं तुमसे कहती हूँ 1.5 kg वाले का y कोऑर्डिनेट कितना है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है ना उसका, क्योंकि Yes, कहाँ बैठा हुआ है वो x एक्सिस पे, तो जब आप x एक्सिस की बात करोगे तो x एक्सिस में इसकी वैल्यू आएगी ना कि y में, तो इसीलिए देखो y में तुम्हारा 1 और 1.5 दोनों 0 हुए, है ना, यस मैम। क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है ना, ये वाई एक्सिस में इनके कोऑर्डिनेट है ही नहीं। सपोज करो कोई मास यहाँ होता m3, इसके पास दोनों कोऑर्डिनेट होते, देखो इसके पास अब दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं ना, इस तरीके से, यस मैम। तो इस तरीके से हमें देखना है कि किस मास के पास कौन सा कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एल इफ, तो कह रहा है कि मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है किसी इलेक्ट्रॉन का अगर वो बोहर की ऑर्बिट में है कितना एल, अगर सपोज करो कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ जाता है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो देखो इनिशियली तो एंगुलर मोमेंटम दे दिया तुम्हें एल, सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई NH अपॉन 2 पाई, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बेटा, एन की वैल्यू अरे सेकंड ऑर्बिट है ना, मैम 2। सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो गई 2H अपॉन 2 पाई। अच्छा इनिशियली देखो एल इनिशियली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट मैंने क्या बताई थी, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट। बोहर ऑर्बिट का मतलब ही ये है, ये स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए ही डिफाइंड है, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट बोले तो ग्राउंड स्टेट याद रखना, तो ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अगर तुमसे कहते हैं क्या हीलियम स्टेट का ग्राउंड स्टेट भी बोहर ऑर्बिट है, तो आंसर गलत है, बोहर ऑर्बिट ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1H अपॉन 2 पाई, तो बेटा 1H अपॉन 2 पाई किसके बराबर दे रखा है तुम्हें, L के बराबर, ठीक है। तो H अपॉन 2 पाई 1 है, तो ये फाइनली किसके बराबर आ जाएगा 2L के बराबर, तो
चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एल फाइनल माइनस एन इनिशियल। तो एल फाइनल 2l था, इनिशियली एल था, चेंज इन मोमेंटम कितना आया एल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इसमें भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 12th पे। ये समझ में आया ना क्या किया है? हेलो यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो, इनिशियली बोहर ऑर्बिट में था तो एंगुलर मोमेंटम एल था, तो ये एल की वैल्यू कितनी है? NH/2 ना। लेकिन बोहर ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 हो गई, 1h/2 पाई। तो ये 1h/2 पाई किसके बराबर दिया हुआ है तुम्हें? L के बराबर, L के बराबर। अब फाइनली तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट में चला गया तो NH/2 पाई, n की वैल्यू 2 हो गई, 2h/2 पाई। तो मैंने यहाँ से h/2 पाई की वैल्यू किसके बराबर रख दी? फ्रॉम फर्स्ट ये L के बराबर आ जाएगा ना। देखो h/2 पाई L आया है, 2h/2 पाई 2L आ गया। ठीक है, कॉपी पेन उठाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? EM वेव्स जो हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है अलोंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है, तीनों ही एक दूसरे के क्या होने False चाहिए? है। Perpendicular। हाँ, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। सेकंड, एनर्जी इन EM वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ट्रू? यस मैम ट्रू। Yes, ma'am. Both electric field and magnetic field are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave. False? False. False है। B, electric field, magnetic field and direction of propagation must be perpendicular to each other. ये True. सही है, True ये है मैम। option D, E. The ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field is equals to speed of light. E equals to C भी होता है, E naught equals to C B naught। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर आई भाई? E0/B0 की आई, यानी Yes, ma'am. एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये उल्टा दे दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? फॉल्स होगी। तो क्या ठीक है? ओनली बी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, बेसिक था एकदम। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या कह रहा है? देखो, मेरे पास ये बोला है कि सपोज करो तुम्हें क्या दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। मेरे पास ये एक स्फेयर है सॉलिड का, इसके पास टोटल चार्ज कैपिटल Q है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसकी वॉल्यूम में। होता क्या है, यहां से एक स्मॉल q चार्ज जो कि इसके सेंटर से r दूरी पर है, ये स्मॉल q चार्ज, अब देखो ये किसी टेबल पे रखा होगा सपोज करो, ठीक है, ये टेबल पे रखा होगा, ये मेरा ग्राउंड है। अब ये टेबल इस ग्राउंड से कितनी हाइट पर है बेटा? y हाइट पे मुझे दी हुई है, ठीक है, ये y हाइट पे। अब ये कह रहा है कि यहां से क्या होता है, ये छोटा सा स्मॉल q चार्ज क्या करने लगता है? फॉल होने लगता है, और इसके पास इनिशियली कुछ स्पीड भी आ जाती है। देखो, इफ इट एक्वायर अ स्पीड v व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू द वर्टिकल हाइट, तो यानी जब ये यहाँ से फॉल हुआ इसके पास कुछ स्पीड भी आ गई, कितनी? v स्पीड आ गई इसके पास। तो ये v ही पूछ रहा है कि ये v कितना होगा। अब देखो, यहाँ पर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकती हूँ। क्यों लगा सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं दिख रहा। मैंने तुम्हें बोला है कि एनर्जी कंजर्वेशन, जहां वेलोसिटी का टर्म आ जाए ना, एनर्जी कंजर्वेशन ही सोचो। मोस्टली 99% केस में एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगा। अब क्या होगा देखो, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है भाई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। करेक्ट बेटा? इसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल है। अब ये स्मॉल क्यू मास क्या हुआ, यहां से अलग हुआ, तो इसने वेलोसिटी अटेन करी ना, कितनी? v स्क्वायर। तो आप यहां से क्या लिखोगे? हाफ। मान लो जो ये चार्ज है भाई, इसके पास कुछ मास तो होगा कि नहीं होगा? और देखो गिवन भी है, ये रहा, मास m गेट्स डिटैच्ड, है ना, तो इसके पास मास m भी है, कितना? हाफ m। मान लो इसने वेलोसिटी अटेन करी v स्क्वायर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा मुझे ये बताओ कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली? क्या इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली? Yes, ma'am. है इनिशियली, क्योंकि ये h हाइट ऊपर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh, यही फॉर्मूला होता है mgh। Yes, ma'am.
mgh है ना, तो mg हाइट कितनी ऊपर है, y हाइट ऊपर है, तो mgy। अच्छा शायद पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में लिखते हैं ना, नहीं नहीं एक सेकेंड, ये हाइट की वजह से है ना, तो mgh ही आएगा एक पोटेंशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली ग्राउंड पे आ जाएगी, और जब ग्राउंड को हिट करेगी तो वेलोसिटी जीरो, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा एक सेकेंड बेटा, एक बार ये बताओ, क्या क्या इसके पास कोई और पोटेंशियल एनर्जी भी है? ये बार बार में बच्चे लेफ्ट आउट हो जाते हैं ना बेटा, फिर उन्हें एंट्री देने में बहुत दिक्कत होती है। आर्यांश समय से आओ भाई, ठीक है। मुझे बताओ, क्या इस स्मॉल क्यू के पास कोई और एनर्जी भी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यस पोटेंशियल, मैम। क्योंकि एक मास कैपिटल क्यू, एक मास स्मॉल क्यू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई कितनी, प्लस के Q1 Q2 बाय आर। तो एक का चार्ज Q, दूसरे का चार्ज स्मॉल q, उनके बीच में इनिशियली डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली ग्राउंड पे आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जीरो। Zero. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, के कैपिटल स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितने से बढ़ गया, r प्लस वाई। y से, बस Y. r प्लस y से बढ़ गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो हाफ mv स्क्वायर को तो इधर ही लिखो। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है, माइनस mgh पर रेफरेंस से ऊपर है, एक सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी नेगेटिव भी होनी चाहिए, माइनस gmm अपॉन 15 माइनस gm स्मॉल m अपॉन r मल्टीप्लाई r डिवाइडेड बाय r करते हैं, gm r स्क्वायर माइनस mgr ही आएगी, ठीक है, माइनस में लिखो। ओके तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो k कैपिटल Q को मैं बाहर ले लूं, यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन r प्लस वाई माइनस 1 अपॉन r इक्वल्स टू में ले आए, इधर हो जाएगा प्लस mg y, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, कैसे सॉल्व करोगे, r प्लस वाई इंटू आर का एलसीएम ले लिया जाए, ऊपर सिर्फ y बचेगा, फिर अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो Ma'am, minus of Y. हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू k कैपिटल Q अपॉन Q, एलसीएम ले लो r इंटू आर प्लस वाई का, क्या बचेगा, Minus Y upon R plus Y into R. r चला जाएगा, माइनस r इंटू माइनस वाई, तो ऊपर माइनस वाई बचेगा, है ना। Yes, ma'am. एक सेकंड रुकना बेटा, हेलो, हाँ जी, ए कैपिटल Q अपॉन r इंटू आर, ये माइनस वाई बचेगा, ठीक है, और ये बचा प्लस mg वाई। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लोगे क्या, यस मैम। यही बचेगा ना, एक बार मैं अपना आंसर मिला लेना, क्या है इसका, ए बी सी डी में से कौन सा मैच कर रहा है। mgy प्लस, ठीक है, फाइनली तो होगा के क्यू अपॉन आर प्लस वाई, माइनस में जाएगा तो के क्यू बाय आर ही तो आएगा, ठीक है। हाँ तो अपना आंसर मैच कर लेना, आ जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, यही इसका बेसिक यही था कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, mgy इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनली r प्लस वाई, इनिशियली mgq था, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, S1 के सामने पहला मिनिमा बनना है, तो इस d की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, तो देखो S1 के सामने जो पाथ डिफरेंस है कितना है लाइट का, S1 से P पर पहुंच जाएगी, कितनी डिस्टेंस में, 2D में,
S2 से P तक जो लाइट जाएगी वो कितना समय में पहुंचेगी, S2P में। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला मिनिमा बनना चाहिए, तो पहला मिनिमा यानी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए बेटा, S2P माइनस S1P के बराबर। अब डेल्टा एक्स पहले मिनिमा की बात हो रही है, तो पहला मिनिमा के लिए मेरे पास पाथ डिफरेंस किसके बराबर बताया था, 2n + 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर बताया था ना। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला मिनिमा है तो बेटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। n की वैल्यू 1, सॉरी प्लस लिया है तो n की 0 हो जाएगी, हाँ प्लस लिया है तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस तो मैम जी। पहला मिनिमा कितने पे मिलेगा, लैम्डा बाय 2 पे। तो यानी पाथ डिफरेंस कितना आया, लैम्डा बाय 2 आ गया, इक्वल्स टू S2P चाहिए बेटा। S2P कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस 2D है और ये डिस्टेंस D है, तो मेरा S2P कितना आया, √5D। तो यहाँ लिखोगे √5 इंटू डी, डी बाहर रहेगा, ठीक है, माइनस S1P। S1P कितनी दूरी पर है, 2D दूरी पर, तो माइनस 2D। लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू डी कॉमन ले लो, क्या बचा, √5 माइनस 2। तो यहां से क्या निकालना था, डी निकालना था, कितना आ गया, λ/2 इंटू √5 माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, इजी कर लिया। मैम मैंने तो 5 - √2 दिया हुआ है ऑप्शन ए आएगा, हम्म, ए ऑप्शन आएगा मैम मैम। ए आएगा ये। सेम ही तो है ए और बी, ए और सी। नहीं नो मैम मैम, मैंने मैम वो 5 - √5 है, वो √5 √5 है। हाँ सॉरी, √5 ही तो आ रहा है हमारा, सॉरी हाँ मैम ए आएगा। ए आएगा ना, ठीक है ऑप्शन ए। हाँ ये √5 है ना अपना, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये √5D पता है ना कैसे आया, S2P देखो, S2P का यस स्क्वायर मैम। इक्वल्स टू 4D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो ये बन गया कितना, 5D स्क्वायर। तो S2P हो जाएगा कितना, √5D का स्क्वायर, D बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √5D, है ना, D√5 बोल लो या फिर, तो ये आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15, बेटा फॉर्मूले तो तुम्हें याद होने चाहिए हर किसी के। ये कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर कितना होता है, 2/5 mr²। ठीक है, कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर 2/5 mr² होता है। उसने पूछा है किसी टेंजेंट के अबाउट, तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लो, ये लो ये टेंजेंट है ना। तो टेंजेंट से अब हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम की एक चीज होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आई किसी भी अबाउट, मान लो मुझे इसके अबाउट निकालना है I' टेंजेंट के अबाउट, तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो प्लस जिस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो उनके बीच की दूरी लिख लो। तो इनके बीच की दूरी कितनी है r, तो यहाँ पर आप m × r² कर सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता ही है कितना है, 2/5 mr², टेंजेंट के अबाउट प्लस mr² कर दो, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 7/5 mr², तो इसका 7/5 mr²। सिमिलरली होलोस्फीयर का कितना होता है, 2/3 mr², होलो का किसके अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट, तो ये होलोस्फीयर है। इसके ICM कितना है, ICM है बेटा 2/3 mr²। टेंजेंट के अबाउट फिर से यही लगा दोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 2/3 में क्या ऐड कर दोगे, प्लस mr², तो ये कितना हो जाएगा 5/3 mr², ये हो गया ओके। उसके बाद सी की बात कह रहा है, सी क्या है, एक सर्कुलर रिंग है। अब ये कह रहा है कि सर्कुलर रिंग का उसके डायामीटर के अबाउट बताओ, तो डायामीटर का निकालने से पहले मुझे सर्कुलर रिंग का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर एंड, ध्यान से सुनो, परपेंडिकुलर एंड सॉरी क्या कह रही हूँ, हाँ कि इसके सेंटर के परपेंडिकुलर हो और इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम किसके अबाउट निकाल सकते हैं, डायामीटर के अबाउट। तो इसके मुझे ICM पर बताओ कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कितना होगा बेटा mr², तो ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, याद रखना, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास से पास तो हो रहा है बट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस समझ रहे हो क्या होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जैसे तुम्हारे पास सपोज करो ये रिंग है ना, रिंग दिख रही है ना,
इस रिंग में अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलरली पास कर रही हूं तो ये है सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ और रिंग के परपेंडिकुलर, ठीक है। हेलो एवरीवन, यस मैम। Yes. ये परपेंडिकुलर Yes, हुआ। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है लेकिन इन द प्लेन बताओ। तो सेंटर ऑफ मास से पास मतलब नॉट सेंटर ऑफ मास, सेंटर से पास होता हुआ लेकिन इन द प्लेन, तो बेटा इन द प्लेन सेंटर से पास होता हुआ ऐसे बनेगा, देखो है ना, ऐसे ही तो बनेगा इस तरीके से। तो ये वो है कि सेंटर से पास तो हो रहा है लेकिन ये इन द प्लेन है। तो दो चीजें होती हैं यहाँ पर जब हम इनर्शिया पढ़ते हैं, इन द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सारा खेल इसी का है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर ये दो थ्योरम आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी में ही खत्म है, इन दो थ्योरम्स में। तो ये क्या है, पैरेलल, ये क्या हुआ बेटा, इन द प्लेन, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर। कितना होगा बेटा, mr स्क्वायर। अब ये इसने पूछा किसके अबाउट है, डायामीटर के अबाउट। तो देखो डायामीटर कैसे बनेगा इसका, इस तरीके से। तो इसका मतलब डायामीटर क्या है, डायामीटर है इन द प्लेन, बात समझ में आई, डायामीटर है इन द प्लेन। लेकिन जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर, ये क्या था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। अब तुम्हें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आती है, क्या कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये कहती है कि जैसे मान लो मेरे पास ये दो एक्सिस हैं जो कि इन द प्लेन है, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, जो सेंटर से पास होती हुई, यानी इन दोनों के क्रॉस सेक्शन से पास होती हुई लाइन होगी जहां पर ये दोनों कट हो रही हैं, उसके परपेंडिकुलर वाली। तो इसके परपेंडिकुलर अभी बताया हमने क्या था, mr स्क्वायर। तो ये mr स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, ये जो दो डायमीटर हैं AB और CD, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CD किसके बराबर है, mr स्क्वायर के। तो दोनों का इंडिविजुअल किसके बराबर आ जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2 के, ठीक है। तो यानी इसके डायमीटर का आता है हाफ mr स्क्वायर। सिमिलरली डिस्क का, तो डिस्क का इसके सेंटर के परपेंडिकुलर, इसके सेंटर के परपेंडिकुलर कितना आता है, mr स्क्वायर बाय 2। तो इसके डायमीटर के अबाउट इसका और आधा हो जाएगा, कितना, 1/4 mr स्क्वायर। तो ये तो बच्चों ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं, उन्हें ये फॉर्मूले तो मुंह जवानी रटे होते हैं, ठीक है। ये बेसिक है एकदम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इससे इजी सवाल तो नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि पेपर बहुत इजी है, तो एक समय निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कराएंगे थोड़ी समय में। 17 बताओ, मैम 17 डिस्क का क्या था? डिस्क का उसके सेंटर के, अगर मैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बात करूं तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस आता है mr स्क्वायर बाय 2, और अगर डायामीटर का निकालोगे तो डायामीटर में फिर इसका हाफ हो जाएगा, यानी mr स्क्वायर बाय 4 आंसर होगा, ठीक है। ये डायामीटर का है और ये इसके सेंटर से पास होती लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन का है, आया यहीं से डिराइव होके है, ये डिराइव होके यहीं से आया है, ठीक है। ओके छोड़ो, 17 पे आओ बेटा, 17 कर पाए हो। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक स्क्वायर लूप है जिसका एरिया दिया हुआ है 25, तो यानी साइड हो जाएगी 5, रेजिस्टेंस भी 10 ओम दिया हुआ है, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं 40 टेस्ला। द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस प्लेन का जो लूप है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा इन पुलिंग आउट द लूप आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्लोली एंड यूनिफॉर्मली इन 1 सेकेंड। क्या होगा, देखो स्लोली स्लोली निकाल रहे हो और यूनिफॉर्मली स्पीड रहेगी, और 1 सेकेंड में बताना है कि कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला बेसिक मेरे पास जो होता है वो होता है F.S, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी है और फोर्स कितना लग रहा है। तो दो चीजें हैं, तो सबसे पहले फोर्स निकालो कि इस वायर पर फोर्स क्या लग रही होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वायर रखी है, सपोज करो अगर मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखी है और इसको तुम इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालोगे, सिखाया है ना कि अगर मैं इसको बाहर v वेलोसिटी से निकालूंगी तो इस पर फोर्स अंदर की तरफ लगता है, ईएमएफ में सिखाया था मैंने कि इसको, क्योंकि लेंस लॉ है, लेंस लॉ क्या कहेगा कि अब तुम इसको बाहर निकाल रहे हो तो बाहर मत निकालो, तो वो फोर्स इस तरीके से जनरेट करेगा कि इस वायर को कहाँ खींचना चाहेगा,
अंदर की तरफ। तो सिंपल सी बात है, वायर पर फोर्स लगेगा अंदर। वो फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, बताओ जल्दी। वायर पर फोर्स किसके बराबर होता है, IL/B के बराबर, BIL। किसी भी Yes. करंट कैरिंग वायर पर फोर्स IL/B होता है। और I किसके बराबर होता है, I होता है EMF अपॉन Yes. रेजिस्टेंस इनटू Yes, LB। ma'am. EMF किसके बराबर सिखाया था, बल्ब। भाई इस Bulb. पर्टिकुलर केस में बल्ब। तो B का स्क्वायर, L का स्क्वायर, वेलोसिटी अपॉन R। अब बात आई, फोर्स आ गया। अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी हो तो सारा काम बन जाए। वेलोसिटी कहां से निकालोगे बताओ, कैसे निकाली जाए वेलोसिटी बेटा। यहां से देखो, यहां से आएगी वेलोसिटी। क्या कह रहा है, इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्लोली, स्लोली यानी बहुत स्लोली स्लोली निकाल रहे हो, तो उसकी जितनी एक साइड है उतनी तो वेलोसिटी होगी ही, है ना। वेलोसिटी क्या होगी भाई, L/T, L/T। एक तरफ की लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर के लिए 0.05 कर लो, सेंटीमीटर पर सेकंड इतना तो होगा ही, कि एक सेकंड में इतना तो बाहर आ ही रहा होगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लेंथ पर यूनिट टाइम, तो 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। मैम ये वेलोसिटी बताना कैसे निकाली दोबारा। देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, है ना बेटा। तो लेंथ Yes. कितनी रखी है इसकी, 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.05 Yes, ma'am. सेंटीमीटर। तो एक सेकंड में एटलीस्ट कितनी लेंथ आगे मूव करेगा वो, 0.05। तो इसीलिए यहां से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। Second. अब तुमसे इसने पूछा भी एक सेकंड के लिए, तुम्हें वेलोसिटी मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, लेंथ दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। ये कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बताओ। अगर उसकी वेलोसिटी 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, 0.05। तो यहाँ पर जो एस की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी रखोगे, 0.05 सेंटीमीटर, क्योंकि एक सेकंड में चल ही उतना रहा है। ठीक है, तो ये यहां से तुम्हारा 17th क्वेश्चन भी डन है। 18th बोलो, कैसे करोगे 18th। करंट फ्लो इन ए कंडक्टर व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। सही बात है, वरना नेट फ्लो तो क्या रहता है, रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन की वजह Yes, से ma'am. करंट तो जीरो, करंट तभी बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो 2 है। सेकंड कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। भाई अगर ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ही तब कर, नहीं, इलेक्ट्रॉन बेटा ड्रिफ्ट ही तब करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उससे पहले तो Yes, रैंडम ma'am. मोशन रहेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रही है ना। तो ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 तो करा करा के थक गए हैं। टोटल वर्क डन यानी एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ठीक है, यस तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है देखो, 2 और 4 यानी 2। हाइट कितनी हो जाएगी, 100 में से 400 यानी 300, 300. यानी 300 इसका आंसर है, 300 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो बहुत आसान है। कैसे, B1 B2 और यहाँ है B3। इसने कहा है किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकाल दो। तुम्हें B1 और B2 की दूरी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर दे रखी है, ये भी 1 मीटर दे रखी है, और तीनों आइडेंटिकल चार्ज है। तो अपनी मर्जी से मान लो Q, कैपिटल Q, और ये भी कैपिटल Q। B1 B2 को इधर की तरफ फोर्स लगाएगा बेटा F1। ये वाला फोर्स B2 B3 को किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ F2। अगर बेटा ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि सारी साइड सेम है, तो एंगल शुड बी सेम। इफ दिस एंगल इज थीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। तो ये हो जाएगा F1 cos थीटा, और यहाँ पर हो गया ये F2 cos थीटा। दोनों के साइन कॉम्पोनेंट ऐड हो जाएंगे, F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा। थीटा सेम है, फोर्स सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास एफ नेट कितना आया यहाँ से, F1 और F2 बराबर है। साफ दिख रहा है ना क्यों बराबर है, क्योंकि साइड भी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 2F sin थीटा। फोर्स कितना हो जाएगा, देखो दोनों चार्ज आइडेंटिकल है, 2C, तो यानी KQ² अपॉन R²। साइन कितना है, 60 डिग्री, है ना बेटा।
Yes, ma'am. साइन 60 डिग्री, तो 2 k³ स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कट गया। तो ये तो ये आया नेट फोर्स। आगे क्या कह रहा है, नेट फोर्स को रेशो लेना है फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज। तो दो चार्ज के बीच में B1 B2 के बीच में ले लो, कितना बनेगा k³ अपॉन r स्क्वायर, r तो सेम ही है। तो यानी नेट फोर्स का इससे रेशो ले लो, तो आई थिंक √3:1, डी ऑप्शन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो इससे बेसिक क्वेश्चन देखो कहीं नहीं मिलेगा। 21वां रहने देना। 22वां बोलो, करा था 22वां। तुम्हें 10 माइक्रोकूलाम का चार्ज दे रखा है, माइक्रोफेराड का चार्ज दे रखा है 30 माइक्रोकूलाम। तो बेटा यहीं से Q1 जाएगा और यहाँ Q2 जाएगा। Q1 Q2 क्या है, देखो Q इक्वल्स टू CV। तो यानी चार्ज जो बटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बटेगा कैपेसिटर के, है ना। चार्ज जो है कैपेसिटर के प्रोपोर्शनल बटेगा। तो 6 माइक्रोफेराड में कितना चार्ज आएगा, देखो 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6/4 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज कितना है 30। 0 से 0 कट गया, कितना आया 18 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ कितना गया 18 माइक्रोकूलाम। डायरेक्ट रेशो में बटेगा, है ना। याद है ना, ऐसे चार्ज का रेशो करंट का निकालते थे, डायरेक्ट रेशो है तो करंट में। मैंने निकाल लिया था बट डाउट हो रहा था इसलिए फिर लिखा नहीं। अगर इनमें भी तुम्हें डाउट हो रहा है तो फिर तुम क्या करोगे मुझे फिजिक्स में, ये बताओ अब्दुल्ला। मैं अगर मतलब इन आंसर मेरा आ गया था सही बिल्कुल। इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए था भाई, ऐसे सवालों में क्यों डाउट कर रहे हो तुम। चार्ज मैं डिवाइड, मतलब ये था कि इतना आसान नहीं आएगा। हाँ चार्ज डिवाइड नहीं करना आ रहा तुम्हें, आ सकता है भाई, मैं कर लिया था कॉन्फिडेंस डिवाइड रखो, बाय। आ सकता है, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया होगा। बता दीजिए पूरा वो 22 सेकंड में। हाँ 24 हो गया था, ये कई बार आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, मेटल इज, पहले λ1 था, तो सरफेस ऑफ अ सर्टेन metal is illuminated with a wavelength of λ1 and then by λ2. It is found that the maximum speed of photoelectron in the two cases differ by a factor 2. ठीक है, तो दोनों में तुम्हें बताओ, मुझे पहले तो ये बताओ किसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, λ1 पर या λ2 पर। मैम λ2 पर। क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का, इंसिडेंट मैम एनर्जी Hc Hc अपॉन λ। λ। अगर लैम्डा कम होगा तब तुम्हारी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। यस लैम्डा कम होगा तब एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो λ1 है उसका जो फोटोन होगा वो हाई एनर्जी लेके आ रहा होगा। इसका मतलब इस केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी इलेक्ट्रॉन के पास जब वो इमिट आउट होगा। तो यानी फर्स्ट वाले में क्या होगा, कम है ना फर्स्ट वाले में वेवलेंथ, हाँ तो उसकी एनर्जी, उसके फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वर्क फंक्शन तो सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू A H माइनस माइनस -5 पाई, दोनों के लिए सेम है। तो भाई जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है उसके पास एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लेके निकलेगा। बात समझ में आई। तो λ1 वाले केस में काइनेटिक एनर्जी 2E मान लेना, और इस λ2 वाले केस में एनर्जी कितनी मान लेना, E मान लेना, और फिर दोनों का रेशो कर देना, खत्म खेल, है ना, पेपर ही खत्म। 23 वाला किया है, 23 वाला बहुत इजी है। इसमें बोला है कि हीट डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है, एनर्जी डिसिपेशन। मैम I² मैम R। लॉस। ठीक है, तुम I²RT कहते हो, I²RT। अब देखो यहाँ, या तो यहाँ पर तुम करंट निकालो। अब करंट कैसे निकाल सकते हो, या तो I² मैम इंटू या फिर आर करो, V²/R × T भी लिख सकते हैं। यस मैम। I²RT लिख सकते हो, V² अपॉन R T भी लिख सकते हो, ठीक है। जिससे Yes, अब ma'am. करंट निकालने की अब दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास वोल्टेज तुम्हें कितना दे रखा है, 25 वोल्ट, राइट, 25 दे रखा है। टाइम दे रखा है 6 सेकंड का। इसका मतलब मुझे सर्किट का इम्पीडेंस निकालना है। सर्किट का इम्पीडेंस नहीं निकालना था, √R² प्लस XC माइनस XL, मतलब जो बड़ा छोटा हो वो अपने आप देख लेना। रेजिस्टेंस दे रखा है 20 XC निकाल लोगे 1/ωc करके। ओमेगा Yes, तुम्हें दे रखा है 500/पाई, ऊपर चला जाएगा। कैपेसिटेंस दे रखा है आराम से, तो XC आ जाएगा, XL आ जाएगा, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन भी 23 वाला। yes, ma'am. खत्म सवाल। और अगर RMS में, अब देखो एक चीज
यहाँ दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर एसी किसमें दिया हुआ था, सुनो मेरी बात बेटा, ये एसी 25 वोल्ट है, मतलब ये आरएमएस वैल्यू है ना, है ना? यस मैम। मैम इसी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि आरएमएस वैल्यू गिवन है या फिर वो मैक्सिमम पोटेंशियल गिवन है। नहीं, अगर एसी सोर्स ऑफ 25 वोल्ट दिया है तो इसका मतलब ये वीआरएमएस ही है, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू है। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला जो तुमने लिखा है, ध्यान से सुनो, आपने जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है ये आई स्क्वायर आर टी, ये आई आर कहाँ से आया है मुझे बताओ, आई आर क्या होता है? इक्वल टू आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टाइम। आई स्क्वायर आर क्या है? पावर। आई स्क्वायर आर क्या है? यस पावर। मैम। तो एनर्जी क्या हुई? पावर इनटू टाइम, टाइम। है ना? हाँ देखो यहाँ करती हूँ, तो यहां से तुमने लिखा कि एनर्जी का फॉर्मूला आया पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। मैंने तुम्हें एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखवाया था एसी में, जल्दी बताओ पावर एवरेज। एक तो ये था वीआरएमएस, आईआरएमएस, कॉस फाई। cos phi, yes. अब देखो, अब तुमने अब यहाँ पर तुमने वीआरएमएस लिखा, आईआरएमएस की मेरे पास वैल्यू है नहीं, तो तुमने फिर से क्या लिख दिया, वीआरएमएस अपॉन सर्किट का इम्पिडेंस जेड इंटू कॉस फाई। करेक्ट बेटा, ये फॉर्मूला आएगा। पावर, यहाँ पर पावर वी स्क्वायर आर इंटू कॉस फाइव, कॉस कहाँ चला गया, ये कॉस भी तो चाहिएगा, देखो यहाँ पर ये कॉस फाइव भी लिखना, तो ये क्या हुआ, वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन जेड इंटू कॉस फाइव, ये हो गया पावर मल्टीप्लाई बाय जो तुम्हारा समय है 6 सेकंड, वो लिख देना। बोलो कॉस फाइव निकालना आता है? कॉस फाइव क्या होता है? आर बाय जेड, सिखाया हुआ है, याद भी होना चाहिए। कॉस फाइव होता है आर बाय जेड, पावर फैक्टर भी बोलते हैं इसे। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर कॉस फाइव, राइट? Yes, ma'am. आ गया। सुनो, अब एक ये तो हो गया वीआरएमएस और आईआरएमएस में। अब एक एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पी नॉट मल्टीप्लाई वी नॉट इंटू कॉस फाइव। ये कौन सी पावर है? पावर तो एवरेज है, लेकिन ये पी नॉट और वी नॉट क्या है? पीक वैल्यूज, पीक ठीक है, वैल्यू। ये पीक वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर जब तुमसे एनर्जी पूछे तो ये चीज भी एक बार देख लेना कि एवरेज पावर पीक वैल्यू में ये वाली बनेगी और एवरेज में ये बनेगी, कॉस फाइव दोनों में रहेगा, ठीक है। ये वाला गलत हो जाएगा भाई बेटा जी, ये जो तुमने डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी किया है ये गलत है, इसमें पावर फैक्टर नहीं आ रहा ना, ये नहीं बनेगा। एसी में ऐसे निकालोगे एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, और पावर क्या होता है? ये होता है मैडम। कौन करके आया है ये आई स्क्वायर आर टी से? यहाँ पर मुझे और सिखा रहे हो, मैं आई स्क्वायर आर टी कर दो सीधा, वाह गलत है ये सही है आरएमएस कॉस फाइव वाला। मैम मुझे बता दो फिर। हाँ मिटा देती हूँ मैं, वरना तुम उसी को याद कर लोगे, है ना? ठीक है, अभी तो दूसरे बैच में भी पढ़ाऊंगी सेम चीज। मैम अब केमिस्ट्री। नहीं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगी दूसरे बैच में, ठीक है। तो ये तुम्हारा पेपर सॉल्व हो गया है सारा। तो पेपर बहुत इजी था, अगर इस पेपर में भी तुम्हें डर लग रहा है फिर तो भाई मेरा पढ़ाने का, पूरे साल पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है तुम्हें, सही बता रही हूँ मैं। अगर इस मैम पेपर में डर भी नहीं तुम, लग रहा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता क्वेश्चन करने वो के नहीं आ बाद। रहा भाई, काफी सारे क्वेश्चन चार्ट मैम डिवाइड काफी में सारे क्वेश्चन कर लिए थे, सही आंसर भी आ रहे थे, बट मैम टिक करने में या फिर इंटीजर में थोड़ा सा डर लगता है। नहीं ऐसे क्वेश्चन आए ना उनमें डरना नहीं है, जिसमें तुम्हें कुछ पता ही ना हो फिर तो अलग बात है। अब तुम्हें पता है चार्ज डिवाइड करना है भाई, कर दो। थोड़ा सा तो देखो रिस्क लेना पड़ेगा, वरना इस चक्कर में क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे तो कैसी बात बनेगी। मैम मैंने मुझे भी करना एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था इस बार पेपर में कि सबसे पहले मैथ का करना, फिर केमिस्ट्री का और फिर फिजिक्स का करना। मैम तो सबसे लास्ट में फिजिक्स का करा। मैम जो पेपर सबसे लास्ट में करते हैं ना मैम, उसी में सबसे कम घसड़ गया। मार्क्स आते हैं जी। देखो सबसे पहले वो वाला चैप्टर करना चाहिए जो तुम्हारा फेवरेट हो, वो सब्जेक्ट जो तुम्हारा फेवरेट हो। मेरा मानना ये है कि केमिस्ट्री को बीच में रखो, क्योंकि क्या होता है, केमिस्ट्री को बीच में क्यों रखना चाहिए? अगर मान लो तुमने केमिस्ट्री पहले तुमने मैथ करी, मैथ में कैलकुलेशन में माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, फिर फिजिक्स में जाओगे, फिर फिजिक्स में कैलकुलेशन, तो माइंड का पैटर्न ही बन जाएगा कि दोनों पेपर ऐसे लगातार कर दिए फिजिक्स और, तो इसलिए केमिस्ट्री हमेशा बीच में ही रखनी चाहिए,
केमिस्ट्री को बीच में रखो, है ना। केमिस्ट्री शुड बी इन द मिडल ऑलवेज, चाहे किसी का फेवरेट हो चाहे फेवरेट ना हो, केमिस्ट्री को बीच में रखो हमेशा। उससे पहले तुम फर्स्ट कुछ भी चुन लो। लेकिन मैथ का पेपर करते वक्त कई बच्चे क्या करते हैं, जिनकी मैथ फेवरेट होती है उसी में 1.5 घंटे लगा देते हैं, लेकिन मैथ में 1.5 घंटे देने के बाद भी 6 से 7-8 सवाल से ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिजिक्स में 1.5 घंटे लगा दिए तो मतलब 25 के 25 भी कर सकते हो जैसे आते होंगे, ये बात है। तो चॉइस इज योर कि अगर मैथ को स्टार्टिंग में 1.5 घंटे दे रहे हो, मान लो गलती से दे दिए, समय नहीं लगा, और जब भी 10 क्वेश्चन करके आ रहे हो और उस चक्कर में फिजिक्स का पेपर भी रह गया, तो फिर तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। किसी भी पेपर में जैसे मान लो तुमने टारगेट सेट किया है कि भाई मुझे केमिस्ट्री में 50 मिनट से ज्यादा नहीं देने, तो 50 मिनट पर टिके रहो, ये बात है ना। अब मैथ आई जा रही है भाई, बढ़िया है, लगे पड़े हैं, अभी तो 8 ही क्वेश्चन हुए हैं और मैथ के अभी तो 25 बचे हैं और लगे पड़े हो एक क्वेश्चन में, तो ये चीज है। जहां पर तुम्हें मैथ में 1 घंटे में 10 सवाल सॉल्व कर पाओगे, वहां पर प्रोबेबिलिटी है कि फिजिक्स के 1 घंटे में तुम 14, 15, 16, 17 सवाल कर पाओ, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि पहले फिजिक्स निपटा दो, कि 1 घंटे में जितनी बन रही है निपटा दो, उससे ज्यादा तो नहीं लगाओगे ना टाइम, है ना। उससे ज्यादा कब लगाओगे, जब मैथ में कुछ नहीं आ रहा होगा। अगर मैथ, फिर केमिस्ट्री पे चले जाओगे, केमिस्ट्री में 50-55 मिनट लगा दिए, उसके बाद फिर तुम गए मैथ के पेपर में। अब मैथ के पेपर में तुमने देखा कि मैथ के पेपर में पूरा पेपर रीड करो, जो जो क्वेश्चन आते हैं उन पे टिक लगा दो, करते चले गए, मान लो 4 बने, अब समय बच गया। अब ये तो है नहीं कि तुम मैथ में अगर सवाल नहीं बन रहे हैं तो तब भी मैथ में लगे जाओगे। अब तुम्हें पता है कि मुझे केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन आता है वो लगा लूं, फिजिक्स का वो क्वेश्चन आता है इस समय में मैं वो क्वेश्चन लगा लूं। तो ये चीज है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी एक पेपर में, सुनो मेरी बात, किसी भी एक सब्जेक्ट में 1 घंटे से ज्यादा कभी मत दो अगर तुम्हारे और सब्जेक्ट पड़े हुए हैं। मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, पूरा पूरा फिजिक्स पढ़ा हुआ है, और पहले फर्स्ट पे तुमने मैथ उठा ली, मैथ में कभी भी 1 घंटे से ज्यादा मत देना इनिशियली, है ना। करते हो ना ऐसे ही, कि अगर मैथ पहले उठा लिया तो उसपे कितने घंटे चले गए पता ही नहीं चलेगा, करते हो ऐसे। अमनदीप कितने घंटे दिए थे इस बार? मैम दिया तो 1 घंटा ही था मैम, सर ने पहले इसीलिए किया कहा था मुझे, क्योंकि मैम मैं मैथ को ना सबसे लास्ट में लेती थी मैम, तो 4 से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे बनते ही नहीं थे मैम। फिर सर कहते कि सबसे पहले करके देखना कि बन रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन कि नहीं। मैम एक्चुअली लास्ट वाले बनार में ना मैम हाफ आवर होता है जो, मैम उसमें ऐसे होने लग जाता है कि बस थोड़ा सा टाइम रह गया, थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी कर लो जल्दी कर लो मैम, तो उसमें फाइनल तक आंसर आता ही नहीं है। तो इस बार क्या हुआ? मैम इस बार मैथ के तो लगा लिए 6 क्वेश्चन, पर फिजिक्स में गड़बड़ होगी फिर। मैथ में पहले जब लास्ट में लगाती थी तो कितने बनते थे? मैम 3-4 तक। अब फिजिक्स में पहले कितने बन जाते थे फर्स्ट पे लगाती थी तो? मैम 10-12 क्वेश्चन फिजिक्स के कर लेते थे। और अब कितने बना के आई हो? मैम इस बार 8 क्वेश्चन बनाए हैं और मैम उनमें भी नेगेटिव कर दिए। हाँ, तो अपन अगर तुम्हारा कंपैरेटिव टू मैथ फिजिक्स स्ट्रांग है ना, हाँ जी तो मैम। पहले फिजिक्स करो। अगर मैथ, हाँ अगर मैथ के कंपैरिजन में फिजिक्स स्ट्रांग है तो पहले फिजिक्स करो। किसी बच्चे का फिजिक्स से ज्यादा मैथ स्ट्रांग है तो वो मैथ करे। तो ये सबसे ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो अच्छा सब्जेक्ट है वो पहले करा जाए। ऐसा कुछ नहीं होता कि लास्ट में समय बच गया, ये मेंटेलिटी पहले ही रख के चलोगे तो फिर तो पेपर में यही होगा, है ना। तो पहले माइंड मेकअप मत करके चलो किसी भी चीज का, बस ये करके चलो कि मुझे इतने सब्जेक्ट, इतने मिनट इस सब्जेक्ट को देने, इतने इस मिनट को इस सब्जेक्ट को देने, दैट्स इट, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव मत सोच के चलो, फिर वो ऐसे ही हो जाता है दिमाग। चलो ठीक है एवरीवन, बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।